प्यारे बच्चों, क्लास 12 के अर्थशास्त्र को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा जिन लोग का पेपर फर्स्ट का चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट नहीं हुआ है वो मेरे पहले के वीडियो को देखकर कंप्लीट कर ले और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से लिख के याद करें। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि जो कोई अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी दिखेगा उसको दबा दें जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। क्वेश्चन है, मांग आपूर्ति सारणियों को एक चित्र के माध्यम से बाजार संतुलन का निर्धारण समझाएं। मूल निर्धारण में मांग आपूर्ति में कौन अधिक प्रभावशाली होता है स्पष्ट करें। अथवा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, एक उपयुक्त चित्र की सहायता से पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु के संतुलन मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। अथवा किसी वस्तु की संतुलन कीमत किस प्रकार निर्धारित होती। अथवा एक उपयुक्त चित्र की सहायता से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण को समझाएं। क्वेश्चन इतना तरीका से पूछेगा, सबका आंसर करीब करीब एक ही है। तो किसी वस्तु का मूल्य कहाँ निर्धारित होता है? जहाँ मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है उसे हम लोग संतुलन बिंदु भी कहेंगे, या निर्धारित मूल्य का पता चलता है, निर्धारित मात्रा का पता चलता है। तो बाजार संतुलन से अभिप्राय बाजार की उस दशा है जिसमें वस्तु की मांग व आपूर्ति बराबर होती है। मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला जहां दोनों की सहमति बन गई, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए, वहीं पर वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाएगा। कीमत बढ़ाने व घटाने वाली शक्तियां शांत हो जाती है। इसे निम्न सारणियों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो देख रहे सेब की कीमत जब 18 रुपया है तो मांग की मात्रा 90 है। दाम बढ़कर 19 रुपया हो गया तो मूल्य बढ़ने से मांग क्या होता है? घट जाता है। तो 90 से घट के 80 हो गया। उसी तरह 19 से बढ़कर मूल्य 20 हुआ तो मात्रा घट के 70 हो गया। 21 पर 60 और 22 पर 50 हो गया। अब आपूर्ति की मात्रा, तो मूल्य बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। तो यहाँ जब 18 है तो 50 आपूर्ति हो रही है। मूल्य जब बढ़ गया तो 50 से बढ़कर आपूर्ति 60 हो गया। तो इस तरह मूल्य बढ़ेगा, आपूर्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो उपयुक्त तालिका से जब सेब की कीमत 20 रुपया पर क्या देख रहे हैं? मांग और आपूर्ति बराबर है यहाँ पर, इसीलिए निर्धारित मूल्य कितना होगा? 20 और मांग और पूर्ति कितना होगा? 70। इसी को हम लोग एक चित्र द्वारा समझ सकते हैं। तो टेबल को देखकर हम लोग इस ग्राफ को बनाएंगे। वाई अक्ष पर मूल्य को लिए हैं और एक्स अक्ष पर मांग और पूर्ति की मात्रा को लिए। तो जब सेब का कीमत कितना? 18, तो मांग कितना? 90। तो यहाँ 18 और यहाँ 90, यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। उसके बाद 19 पर 80, तो 19 और 80 यहाँ बिंदु लगाएंगे। 20 पर 70 यहाँ बिंदु लगाएंगे। और 21 पर 60, तो 21 और 60 यहाँ पर बिंदु लगाएंगे। और 22 पर 50, तो 22 और 50 यहाँ पर बिंदु, सब बिंदु को मिलाएंगे तो हमको डी वक्र प्राप्त होगा जो मांग वक्र को बताता है, मांग को बताता है। उसी तरह 18 पर कितना आपूर्ति? 50, तो 18 और 50 का है, यहाँ बिंदु लगाएंगे। फिर 19 पर 60 यहाँ है तो यहाँ बिंदु लगाएंगे। इसी तरह टेबल को देख के बिंदु लगाएंगे और हमको एस वक्र प्राप्त होगा जो पूर्ति को बताता है। तो मांग वक्र और पूर्ति वक्र कहाँ बराबर हो रहा है? ई बिंदु पर, मतलब मात्रा 70 और मूल्य 20। चित्र में डी मांग वक्र तथा एस आपूर्ति वक्र दोनों ई बिंदु पर बराबर होते हैं अतः बाजार में संतुलन कीमत ओपी 20 तथा मांग और आपूर्ति की मात्रा ओक्यू मतलब 70 है। संतुलन कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का बराबर योगदान रहता है, मतलब मांग और पूर्ति का दोनों का बराबर योगदान से ही मूल्य का निर्धारण होता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता से क्या समझते हैं, इसकी विशेषता का उल्लेख करें। एकाधिकार और एकाधिकारी में अंतर है। एकाधिकार मतलब जिसमें एक का अधिकार हो, मतलब बेचने वाला एक, और एकाधिकारी प्रतियोगिता मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा? बेचने वाले कम होंगे, छोटे छोटे विक्रेता होंगे। तो एकाधिकार को हम लोग मोनोपोली कहते हैं इंग्लिश में, और एकाधिकारिक प्रतियोगिता को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। तो इससे हम लोग दोनों को पकड़ेंगे। तो जे एन बेन के अनुसार एकाधिकारिक प्रतियोगिता उस बाजार में पाई जाती है जहां काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे विक्रेता हों जो विभिन्न परंतु साथ ही निकट स्थानापन्न बेच रहे हों।
जैसे अगर हम टूथपेस्ट खरीदने गए तो बहुत सारे पेस्ट है मेरे पास, क्या क्या है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, बिनाका है, बबूल है। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे विक्रेता हैं और इन लोग में बहुत तीव्र कंपटीशन होती है। विशेषताएं, तो फर्मों तथा क्रेताओं की अधिक संख्या। इसमें वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों तथा क्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता तरह काफ़ी अधिक होती तथा छोटे छोटे आकार की होती है। वस्तु विभेद, विक्रेताओं की वस्तु आपस में किसी न किसी तरह से भिन्न होती है, परंतु ये वस्तुएं एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होती है, जैसे सिबाका, कोलगेट, फॉरेंस आदि टूथपेस्ट। कहने मतलब है कि जो भी सामान बेचता है वो क्या है, थोड़े थोड़े उसमें अंतर रहते हैं। जैसे कोलगेट का पैकिंग अलग होता है, रंग अलग, टेस्ट अलग। उसी तरह पेप्सोडेंट का पैकिंग अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसका कलर अलग है। तो ये सब में भिन्नता होती है। लेकिन अगर हमको कोलगेट नहीं मिल रहा है तो हम पेप्सोडेंट खरीद लेंगे। फर्मों के प्रवेश होने और छोड़ने की स्वतंत्रता, फर्म को उद्योग में प्रवेश और छोड़ने की स्वतंत्रता पूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही होता है, परंतु नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने की निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं होती है। विक्रय लागत, एक आधिकारिक प्रतियोगिता में विक्रय लागतों को बहुत महत्व होता है। विक्रय लागतों की सहायता से एक फर्म अपनी वस्तु को उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बना सकती है और ऊंची कीमत वसूल सकती है। मतलब प्रचार प्रसार इसमें बहुत होता है। जैसे कोलगेट का अलग दाम है, उसका अलग प्रचार होता है। पेप्सोडेंट का अलग दाम होता है, लेकिन अगर कोलगेट नहीं मिलेगा तो हम लोग पेप्सोडेंट खरीदेंगे। तो क्या है, इसमें है कि हम अपना वस्तु को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, प्रचार या विक्रय लागत पर ज़्यादा खर्च करते हैं। गैर कीमत प्रतियोगिता, एक आधिकारिक प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत विभिन्न फर्म वस्तु की कीमत में परिवर्तन किए बिना ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं तथा उपहार प्रदान करके अपनी ओर आकर्षित करके एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है। जैसे अगर आप कोलगेट का पेस्ट खरीदने गए, उसके साथ आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन वही अगर पेप्सोडेंट का खरीदने गए तो उसके साथ एक ब्रश फ्री दिया, तो आप कहिएगा पेप्सोडेंट ही ठीक है। तो ये क्या हुआ, दोनों का मूल्य अलग अलग है, लेकिन ये कुछ पेप्सोडेंट कुछ उपहार देकर अपने विक्रय को बढ़ा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। बच्चों, समझने में अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।